देखिए मेरे फादर की डेथ 1990 में हुई, ठीक है सब। 1990 में मेरा प्लान जो था वो अमेरिका जाने का था, ह्यूस्टन जाने का था, और मेरा तकरीबन 10-12 दिन के बाद टोफिल का एग्ज़ाम्स था, जो कि फिर मैंने बाद में पोस्टपोन करना पड़ा। इसकी रीज़न ये थी कि मेरे पास जो है फिर वो पैसों का मसला हो रहा था कि फादर की डेथ हो गई, अब पैसा कौन कमा के देगा। तो मेरे पास यही एक अच्छी फील्ड थी। फिर जो है हमारे गल्फ ईस्ट के जो है एकेडमी ट्रेनिंगशिप का सिलेक्शन हो रहा था, तो उसके ओरल्स और रिटन एग्जाम्स हो रहे थे। फिर मैंने कोशिश की, तो गल्फ ईस्ट में फिर मेरा 1990 में सिलेक्शन हुआ, 1991 में मैं जहाज़ पर पहली दफ़ा दाखिल हुआ था एकेडमी ट्रेनिंगशिप से। देखिए अल्लाह का फजल है, मैंने अपने ग्रुप में सबसे पहले मास्टर का ओरल भी पास किया और सबसे पहले कमांड भी ली। देखिए मेरी ज़िंदगी में कई ट्रायल्स आए। बाद लोगों की ज़िंदगी एक ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाता है, मेरा बड़ा मुतज़लज़ल अप एंड डाउन रहा। कभी बीमार होकर आना पड़ा, कभी मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, मगर मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला ने हमेशा मदद की। मैंने ये देखा कि अल्लाह ताला पे मैंने हमेशा एतबार किया, और जो लोग अल्लाह ताला पर एतबार करते हैं अल्लाह ताला उनकी हमेशा मदद करता है। तो क्या हुआ 94 में इंग्लैंड गया सेकंड ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए, और मैं बीमार होकर वापस आ गया। तो फिर मेरे थोड़े 8 महीने कम थे, तो सेकंड ऑफिसर के एग्जाम्स के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो फिर मेरे को मजीद कैडेटशिप में थोड़ा टाइम करना पड़ा। 96 पे मैंने ऑस्ट्रेलिया से अपना सेकंड ऑफिसर का एग्जाम पास किया, थर्ड ऑफिसर सेल किया। मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा ही डिफरेंट कैरियर रहा है, जो अगर आप देखें मतलब वर्ल्ड में भी शायद ही ऐसा कैरियर ऐसा लोगों ने किया हो। जब मैं जहाज़ पर होता हूँ तो मैं अगले जहाज़ की एप्लीकेशन दे देता हूँ जाने की, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। ये आम आदमी के, मैं ये कहूँगा ये बस खुदा ताला की हिम्मत है कि मैं घर से आया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट शिप ज्वाइन किया। ये मैंने कई दफ़ा ऐसा किया है कि घर पे आया, लैटविया लिथुनिया से आया, नाइजीरिया जाके मतलब जहाज़ ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा मैंने अपनी यंग एज में बहुत किया है। तो मैंने फिर ये जब 96 में एग्ज़ाम पास किया, तो जो मेरे लॉसेस होते थे मैं इसको ऐसे कवर कर देता था। तो सेकंड ऑफिसर का एग्ज़ाम मैंने पास किया, फिर मैं सेकंड ऑफिसर सेल किया 98 में। फिर मेरे को 2003 में कमांड मिली। क्योंकि मैं कंटिन्यू सेल कर रहा था इसलिए मुझे प्रमोशंस की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। देखिए हर चीज़ नहीं देखी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे पैसे भी मिले, अच्छी प्रमोशंस भी मिले, जल्दी भी मिले, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला कि यार चलो एक काम करते हैं कि प्रमोशंस को पहले मतलब प्रीफर करते हैं, वेजेस तो फिर होती रहेगी। तो मैं पैसों की लालच में उस वक्त नहीं आया। जब एक दफ़ा मैंने प्रमोशंस ले ली 2003 में, तो फिर मेरे पास ऑप्शन हुआ कि चलो भाई अब आप जो है आपके पास अपने मतलब ये कि अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छी वेजेस पे जाएं, थोड़ा वेट करें। तो फिर मैंने शुरू में छोटे जहाज़ों पे कप्तान रहा, फिर मैं VLCC, और फिर मैंने अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर जिसे कहते हैं, मतलब जो आपके 3,20,000 टन वगैरह के जो जहाज़ होते हैं, सुपर टैंकर से बड़े जहाज़ होते हैं, उनकी फिर मैंने कप्तानी करी सर। 2003 में मैं फर्स्ट टाइम कैप्टन बना। 2003 कैप्टन बनने के लिए ज़रूरी होती है कि देखिए आपका जो है इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको पेपर वर्क के बारे में बहुत सी चीज़ें पता होना चाहिए, आपको मैरीटाइम लॉ के बारे में पता होना चाहिए, आपकी लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कैप्टन जो होती है बड़ी डाइसी सीट होती है। कैप्टन के ऊपर भी 10 लोग होते हैं, नीचे भी उसके 30 लोग काम कर रहे होते हैं, और जो कुछ भी गलती हो कप्तान के सर पर आती है। ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द शिप, सेफ्टी ऑफ द क्रू, सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी, बिजनेस, इंश्योरेंस, हर चीज़ की सवाल जहाज़ का उसी के थ्रू जाता है। चाहे चीफ इंजीनियर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, गैली डिपार्टमेंट हो, केटरिंग डिपार्टमेंट हो, इंजीनियरिंग डेक डिपार्टमेंट चीफ ऑफिसर, तो उसके थ्रू जाता है। तो आपको अपनी प्रोफेशन खासतौर पर डेक डिपार्टमेंट के बारे में तो पूरा पता ही हो, केटरिंग का भी, इंजीनियरिंग की भी आपको नॉलेज हो। क्योंकि जब आपके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं शिपिंग कंपनीज में, तो वो आपसे कुछ ऐसे सवाल भी करते हैं जिसका ताल्लुक जनरेटर्स, इंजीनियरिंग वगैरह से भी होता है। जी, मर्चेंट नेवी में कई तरह के जहाज़ होते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर कार्गो अगर आप ले जाना चाहें कंटेनर्स के थ्रू, तो कंटेनर वेसल्स कहलाते हैं। अगर आप बल्क में खुला ले जाना चाहें तो उन जहाज़ों को बल्क कैरियर्स कहते हैं, ठीक है सब। अगर आप जो है कार्गो को सेफ्टी से बैग्स में या किसी तरह से ले जाना चाहे कमोडिटीज़ वगैरह के थ्रू, तो वो आपके जनरल कार्गो वेसल्स कहलाते हैं। उसके अलावा अगर आपके टिम्बर कैरियर्स होते हैं, टिम्बर लेके जाते हैं, सीमेंट कैरियर्स होते हैं। फिर अब आ जाते हैं हम ऑयल की फील्ड में। ऑयल में हमारे पास तेल के जहाज़ होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, हमारे पास केमिकल कैरियर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास LPG गैस कैरियर्स होते हैं, जिसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है। फिर हमारे पास रोरो वेसल्स होते हैं, पैसेंजर वेसल्स होते हैं, कार कैरियर्स होते हैं। तो ये हमारे पास बेतहाशा किस्में होती हैं जहाज़ों की। जी, ये देखिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है नॉर्मली सितंबर एंड में सारी दुनिया मनाती है। इस दफ़ा हमारे यहाँ अक्टूबर में मनाया गया 4 अक्टूबर को। नॉर्मली देखिए ये दुनिया की बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती हैं ज़्यादातर मुल्कों में, मगर कहीं कहीं अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती है तो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट जो होते हैं मुख्तलिफ लोगों के कोलैबोरेशन से जो है मतलब वर्ल्ड मैरीटाइम डे इनकाद करते हैं। इस दफ़ा हमारा वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो हमारे अजमल महमूदी साहब जो हैं कैप्टन, वर्ल्ड मैरीटाइम डे मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, नॉटिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 4 अक्टूबर को। इस दफ़ा जो था हमारा ख़ास थीम था मार्पोल के बारे में।
मार्पोल बोलते हैं मेरीन पोल्यूशन, जैसे आपका एयर पोल्यूशन होता है इसी तरह से मेरीन पोल्यूशन होता है। तो इस दफ़ा जो खास थीम था वो मेरीन पोल्यूशन था, क्योंकि मार्पोल जो था 1973 में आया था और इस दफ़ा 50 साल उसके ख़त्म हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। और मज़े की बात, पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले जो रिकमेंडेशन की थी, जिसने मतलब जो IMO में लंदन में गए थे, वो मेरे फादर गए थे, लेट कैप्टन SM इकबाल, जिनका मतलब मचनी बड़ा नाम है, जो कि चीफ एग्जामिनर, प्रिंसिपल एग्जामिनर मास्टर एंड मेट से, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से पहली दफ़ा नुमाइंदगी करी थी। सो ये मार्पोल का कन्वेंशन था और इस दफ़ा इस पर बहुत डीपली बातें हुई थी। देखिए, मेरीन पोल्यूशन जो है इसमें आपके बहुत से एनेक्सेस हैं। अगर मैं आपको कहूँ मेरीन पोल्यूशन समंदर में आलूदगी कैसे हो सकती है, ऑयल की शुरू हो सकती है, ऑयल तेल। दूसरी है आलूदगी हो सकती है नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस इन बल्क, ठीक है सब। तीसरी हो सकती है नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस इन पैकेज फॉर्म। फिर कैसे हो सकती है, आपका सीवेज है, उससे भी हो सकती है। पांचवा क्या है, आपका गार्बेज होता है, कचरा, ठीक है सब। छठी एयर पोल्यूशन हो गया। फिर सातवीं कैसे हो सकती है, बेलास्ट वाटर ऑर्गेनिजम्स, बेलास्ट वाटर आप जहाज़ों में पानी लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए, उससे हो सकती है। आठवां एंटी फॉलिंग पेंट्स, समंदरों में नॉइस फ्रॉम द वेसल्स। सो ये सब चीज़ें हैं, इनकी इम्पोर्टेंस और इनमें मज़ीद अमेंडमेंट्स और इनकी कामयाबी के लिए इस साल बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। IMO का पुराना नाम इनको था, मगर 1982 में जब ये रीनेम हुआ था तो उन्होंने इसको एम्फेसाइज किया और इस दफ़ा हमारी कन्वेंशंस इस दफ़ा प्रोटोकॉल्स वगैरह हुए थे। मर्चेंट नेवी में तो पाकिस्तान में इस दफ़ा हमारे यहाँ स्पेशल एक दफ़ा इस साल कन्वेंशन हुई, जो कि वर्ल्ड मैरीन ने और टेरा मैरीन ने की। वो था आपका साइड इंस्पेक्शन पे। देखिए, जहाज़ों पे सेफ्टी के लिए दो तरह की इंस्पेक्शन होती है। एक होती है पोर्ट स्टेट, फ्लैग स्टेट की, जो कि सेफ्टी के लिए होती है। और देखिए, जहाज़ों पे ना सिर्फ सेफ्टी, बल्कि अगर आप उसको मज़ीद सोफिस्टिकेटेड और स्ट्रिंजेंट इंस्पेक्शन करें तो हमारे पास एक इंस्पेक्शन होती है, उसको आप साइड कहते हैं, जो कि जहाज़ों का रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट को चेक करता है। तो अब ये साइड का जो है वो नया मतलब वॉल्यूम आ गया है या मज़ीद सोफिस्टिकेटेड हो गया है, साइड 2.0। तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में ये हुई थी कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस होती है वो होती है सीफेयरर्स डे। 2010 से सीफेयरर्स डे मनाया जाता है 25 जून को। और एक चीज़ हुई है जो कि इस साल पाकिस्तान में हुई है, वो कि किसी और कंट्री में नहीं हुई थी, उन्होंने पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया है पेंडेमिक्स के बाद, जो कि आपका एक्सपो सेंटर में हुआ था, पिमिक, पाकिस्तान एग्जीबिशन मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, पिमिक 2023 हुई थी, जो कि 10 से 12 फरवरी को आपका एक्सपो सेंटर में हुई थी सर। लेकिन सबसे बड़ा जो वाक़या है, सबसे इंपॉर्टेंट वाक़या है, मेरा एक जहाज़ अरेस्ट हो गया था मिस्र में। यह आपका हुआ था आपका अलेक्जेंड्रिया में, और हमारा जहाज़ काफ़ी अर्से तक खड़ा रहा था। एक्चुअल में क्या हुआ था कि सबमरीन केबल्स के बाद हमने तो खैर दूर एंकर ड्रॉप किया था, मगर उस ज़माने में हमारे पास जो था चार्ट, हमारा प्राइमरी मीन्स ऑफ नेविगेशन था, ठीक है सब। हमारे चार्ट पे जो था वो सबमरीन केबल्स नहीं थी, तो हमने अपना एंकर ड्रॉप किया। मगर जब हमने अपना लंगर, जब जहाज़ को हम जाते हैं कहीं पे किसी बंदरगाह पे, तो हम सबसे पहले एंकर ड्रॉप करते हैं जहाज़ के, ठीक है ना। तो मगर वो एंकर जो था वो बोलने लगे आपने सबमरीन केबल के पास ड्रॉप किया है और रब वेदर में टकरा गया है, ठीक है सब। तो अब मसला ये है कि जहाज़ हमारा काफ़ी अरसे तक अरेस्ट रहा था। मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि उस वक्त मुझे शिपिंग की पढ़ाई काम नहीं आई। मेरे घर के पास एक इंस्टीट्यूट है, वो मोटिवेशन कोर्सेज कराता है, तो मैंने बड़ी चीज़ें वहाँ सीखी थी कि जब भी आप पेन में हो तो आप अपना प्लेजर ज़्यादा कर दो, पेन कम कर दो। यकीन करें अगर कोई और कप्तान होता फंस जाता, क्योंकि वहाँ पे उधर क्रू की चल रही थी, इसलिए कि जहाज़ तो अरेस्ट हो गया था। अब जाहिर सी बात है, हर आदमी आके हंगामा कर रहा था, मुझे घर भेजो, मैं काम नहीं करूँगा, लड़ रहा है ये। तो मैंने क्या किया था, मैंने उनको प्रेशर ज़्यादा दिया था। क्या खाने मैंने ज़्यादा कर दिए, मैंने उनके लिए बॉन्ड स्टोर खोल दिया, मैंने उनको मतलब दूसरी तरफ से इतनी ज़्यादा प्रेशर कर दिया कि भाई किसी भी कपड़ों में आ जाओ, यूनिफॉर्म मत पहनो, खाने में हम सब लोग साथ बैठेंगे, और भी गेम्स वगैरह ज़्यादा कर दिए, मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट कर दी। क्योंकि देखें, जहाज़ जो था आपका एक तरह का हाईजैक और अरेस्ट हो गया था। जहाज़ का नाम था बी एलिफेंट। तो मेरे घर के पास एक इंस्टीट्यूट है, हैप्पी पाकिस्तान क्लब, कामयाबी डाइजेस्ट, और मैंने उनसे बेतहाशा कोर्सेज किए हुए। तो फिर मैंने ये सब चीज़ें सीखी थी कि प्लेजर कैसे देना है, क्रू को पेन कैसे देना है। शिपिंग की पढ़ाई यकीन करें मुझे काम नहीं आई, मुझे ज़्यादातर चीज़ें ये काम आई, डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स, टीम बिल्डिंग, टीम मैनेजमेंट, पेन, प्लेजर, ये सब चीज़ें। ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत वाक़या। इसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कई दफ़ा तूफ़ान से भी मेरे जहाज़ गुजरे, 2 तो 3 दफ़ा तूफ़ान आए, कंपनी ने हंगामा कर दिया कि भाई आप जो है इतनी ख़तरनाक तूफ़ान से जो है आप डिले क्यों कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, आप समझ गए ना। देखिए, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी के लिए कप्तान की एक वो होता है, उसमें हमारे पास मेरीन ऑर्डर्स होते हैं और हमारे SMS के मैनुअल्स होते हैं कि आप अपने क्रू की जान बचाने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हो।
उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। कंपनी देखिए, लाइसेंस की अथॉरिटी आपकी इंग्लैंड एमसीए के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैक कर सकती है, उतार देगी, आपका लाइसेंस कुछ भी नहीं कर सकती है। आपने क्रू को जान बचाने के लिए किया है, कल कमर्शियल प्रेशर हो रहा है, ब्रोकर हंगामा कर रहा है, चार्टर हंगामा कर रहा है, आप बोलते नहीं भाई जहाज की सेफ्टी है, मुझे घर भेज दो, ठीक है ना। तो मैंने जो है मतलब इन सब चीज़ों को बेदा फॉलो किया। एंटी पायरेसी, पायरेट्स वगैरह भी आए जहाज पे, मैं इतनी जोर से चिल्लाया, मैं जूनियर था कि मेरी 1 महीने तक आवाज़ नहीं निकली। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मतलब ये भी हुआ है। तो मतलब ये पायरेसी वाला वाक़या, तूफान वाला वाक़या, बी एलिफेंट का हादसे वाले वाक़या, इस किस्म के, तो मतलब देखिए ये तो ज़िंदगी में आप कह नहीं सकते हो कि आपके साथ इस किस्म के वाक़े नहीं हो। ये तो मतलब अगर मैं गिनाना चाहूँ तो मैं आपको 10 वाक़यात गिना दूँ। तो मतलब ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है और इससे आदमी सीखता है। देखिए मैं आपको एक बार बताऊँ, ट्रायल्स कीप यू स्ट्रॉन्ग, फेलियर्स कीप यू हम्बल एंड सक्सेस कीप यू ग्रोइंग एंड अल्लाह विल कीप यू ग्लोइंग ग्लोइंग ग्लोइंग। देखें, अगर कोई आदमी बोलता है कि मैंने सक्सेस ली है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कामयाब रहा है। कामयाब तो ये है कि उसने नाकामी को देख के कामयाबी हासिल करके जब आगे निकला, उसको कामयाबी कहते हैं सर। देखिए मैं आपको पाकिस्तान मर्चेंट नेवी की ज़बू हाली की एक दास्तान सुनाता हूँ, 1970 से सुनाता हूँ, जब ये आपका वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान थे। हमारे पास उस वक्त 70 से ऊपर जहाज़ थे। आज जो है हमारे पास इस वक्त 2023 में 12 जहाज़ रह गए। बांग्लादेश के पास तो पता नहीं 50 से ऊपर है, इंडिया के पास तो 100 से ऊपर है। हम लोगों के यहाँ करप्शन हुई, मैं आपको बता रहा हूँ, कोटा सिस्टम हुआ, और ये कि मतलब ये लसानी बहुत सी बातें हुई। अगर आप इसको मेरिट पे लेते और करप्शन नहीं होती तो आज हमारे पास ये 12 जहाज नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। प्राइवेटाइजेशन, अगर हमारे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट शिप ओनर्स को आगे करें, बहुत से टैक्स हैं वो माफ़ किए जाए। कई तरह के टैक्स हैं, हमारे जैसे टैंकर ओनर्स हैं उनको टोपिया कहा जाता है, आप स्मॉल टैंकर ओनर लाएं उनको स्टोपिया कहा जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे छोटे छोटे प्राइवेट शिप ओनर्स बनेंगे और जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। ये जो है लोग नहीं समझते हैं। अगर हमको लोन दिया जाए, मैं खरीदने को तैयार हूँ, मुझे लोन दिया जाए। मैंने 32 साल समंदर में काम किया है, मुझे छोटे जहाज़ों में 20 बंदे रखता हूँ, मगर टैक्स माफ़ करो। आप हमारे जहाज़ों को वैसे डील मत करो जैसे पीएनएससी के जहाज़ों को डील करते हो। हमारा इंश्योरेंस भी थोड़ा हल्का रखो, क्योंकि इंश्योरेंस भी कई तरह की है। P&I क्लब की इंश्योरेंस होती है, FDD की इंश्योरेंस है, फिर मेरीन इंश्योरेंस है, हल मशीनरी की इंश्योरेंस है। पीएनएससी के जहाज़ तो गवर्नमेंट के, ठीक है सर, वो तो आपका हुकूमत का खाता है। प्राइवेटाइजेशन में आपको ये फ़ायदा होगा। अभी हमारे पास क्या है, 50 शिपिंग एजेंट्स हैं। अब क्या होते हैं, 50 में 25 शिपिंग एजेंट तो ठीक है, एक पैसा नहीं लेते हैं। बाकी कोई बोलता है भाई हमारी ऑफिस की फीस है $200 दे दो, कोई $100 मांगता है, और कोई जो है सब वो $2000 मांगता है। अब ये $2000 तो सब ज्यादती की बात है ना सब। एक लिमिट है, हम समझते हैं चलो आपका ऑफिस का चार्ज है, हम मानते हैं आपका है, एक लिमिटेड आपको देते हैं, आपका भी खर्चा पानी निकले, आप भी हमारे लिए जॉब ला रहे हो, हम इतना एक रीजनेबल अफोर्ड कर सकते हैं। मगर अगर आप बीमारी बोलो चलो भाई इससे आप $3000 ले लो, कैडेट से, फ्रेश कैडेट से $4000 ले लो, AB से 3000, तो ये ज्यादती की बात है सब। ये सब चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए, इसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए सर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए आज भी मर्चेंट नेवी में बहुत से मौके हैं। देखिए कभी कभी स्लम्प आता है, स्लम्प में ये होता है कि जॉब्स क्राइसिस हो जाते हैं। आजकल जॉब क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है सर, मगर ये कि जब जॉब क्राइसिस नहीं हो तो उनके पास क्या मौके हैं। वो लोग जो हैं आपके यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे पाकिस्तान मेरीन अकेडमी है, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, प्रोमेटी है, मार्बल शिपिंग भी करवाएगी। क्या है, ये लोग जो हैं एक तो कैडेटशिप के कोर्सेज हैं, उसमें +12 के बाद जाना पड़ता है, इंटर साइंस के बाद। उसमें फिर ये है कि आप चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं, कप्तान तक जा सकते हैं। उसके अलावा फ़र्ज़ करते हैं अगर आपकी तालीमी काबिलियत कम है तो मैट्रिक, देखिए अब आपको है कि मैट्रिक, वो भी आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आप किसी भी जगह, आपके पास तीनों चॉइसेस हैं। आप या तो कॉमर्स करें या साइंस करें, या आप मतलब मैंने आपको बोला कॉमर्स साइंस, तीनों में आप कहीं भी चले जाएं। आपको 4-5 बेसिक कोर्सेज करने होंगे, 6 महीने का GP कोर्स करना पड़ेगा। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप GP, अब GP में भी आपके GP3 है, जनरल पर्पस, आप इंडियन रूम में ऑयलर जा सकते हैं, OS ऑर्डिनरी सीमेंट जा सकते हैं, ठीक है सर। आप कम से कम, इनको भी आजकल $1000 तक तनख्वाह मिलती है। तो ये लोग जो हैं कम से कम जॉब क्राइसिस की कमी तो पूरा कर सकते हैं ना सब, मतलब, मगर डिपेंड करता है कि जॉब्स कितनी अवेलेबल हैं। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि देखिए इंडिया में जॉब ज़्यादा है, बांग्लादेश में ज़्यादा है। एक ज़माना था कि पेंडेमिक्स में सारी जॉब्स जो है डाइवर्ट होकर इधर आ गई थी।
अब आप समझ गए ना, तो उस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा जॉब्स आ गई थी। मगर ये कि आजकल थोड़े से क्राइसिस हैं, ख़ास तौर पे आपकी सीडीसी अगर फ्रेश है तो आपको पहला और दूसरा जहाज़ लेने में बड़ी मुश्किल होती है सर। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ, एक दफ़ा जब आपके स्टैंप लग जाए तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती है, वो फिर आपका एक्सपीरियंस काम करता है। जी देखिए, डिपेंड करता है, बास कंपनी 600 भी देती है, बास 1200 भी देती है, डिपेंड करता है। मैं तो ये बोलूँगा कि सब 500 से आप 1200 डॉलर तक का रखो सब जॉब्स का, जीपीटी जो रेंज चल लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान मेरीन एकेडमी है जो कि मारीपुर रोड पर है, ठीक है सर। किमाड़ी पे मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। डिफेंस में आपका प्रोमेटी है, ठीक है सर। उसके अलावा एक नई कंपनीज हैं, मार्वल शिपिंग एजेंसीज, वो करा रहे हैं, एंड्रोज हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स करा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुकूमत को भी चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखिए। अगर फर्स्ट कर लें जॉब बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, ये मेरा सजेशन है, तो फिर ये ना रखें कि भाई बचला साल के 500 बंदों को भर्ती कर लिया और जॉब जो है 50 को मिल रही है, तो फिर क्या करेंगे ये 450 लोग जो हैं, तो फिर ये ऐसे बड़े स्ट्रीट क्राइम्स ही होंगे और क्या होगा। आप खुद सोचें ना, जॉब नहीं है उनका, जो है वो आपका 5 लाख रुपए आपने वहां खर्चा करा दिया, अब जॉब नहीं है, तो सीमेंट बुक तो आपने बनवा दी, एसआईडी कार्ड भी बनवा दिया, तो ये थोड़ा सा रखना चाहिए अगर जॉब आ जाए। इसीलिए मेरा खास तौर पे मैं एम्फसाइज करता हूँ कि प्राइवेट शिप ओनर्स जो आदमी इंटरेस्टेड हो, लोन दें, छोटे जहाज खरीदें, ताकि उनके जहाज चले, तो कम से कम आप एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर सकते हैं ना सब। देखिए समंदरों में होते हैं हादसा, जैसे मैंने बोला एंकर लॉस है, वो हो जाते हैं, कोलिजन हो गया जहाज़ों से, ग्राउंडिंग हो जाती है, फायर हो जाता है। मैंने भी फायर देखे हैं मुख्तलिफ किस्म के। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था कॉन्कोर्डिया का, और उसमें कप्तान ने शायद उसको 16 साल की जेल हुई थी, पता नहीं कितने आदमियों की डेथ हुई थी। पहली बात तो ये, कप्तान को जहाज़ आखिर में छोड़ना चाहिए, ठीक है सर, शुरू में जहाज़ नहीं छोड़ना चाहिए, वो जब सब अबंडन हो उस आखिर में उतरे। फिर उसने ये गलती ये कर दी थी, वो पहले उतर गया था, मैं आपको बता। और फिर ये कि जब जहाज़ उसका रॉक से टकरा गया तो उसको उसी वक्त चाहिए था कि जो हमारे आसपास BTIS है, पोर्ट कंट्रोल है, उसको उसी वक्त बताए। छुपाने क्या बात है, अब 1 घंटे के बाद आप बता रहे हो तो पानी तो अंदर घुस जाएगा ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इंसिडेंट्स में आप छुपाओ नहीं, क्योंकि देखें VDR लगे हुए हैं, वॉइस डाटा रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं आपके पास। जब 10 तरह की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, आपके पास एक्डिस है, उस पर प्लेबैक है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि हम इधर जहाज को ले जाएंगे, उधर छुपा देंगे, कुछ नहीं। आपके पास जो एक्डिस, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्प्ले सिस्टम है, उस पर 6-6 महीने की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, सब बता दिया जाता है कि आपका जहाज कहाँ था, किस जगह था, उसके मैन्युफैक्चरर्स पूरा निकाल देते हैं। तो ये तो छिपाने वाली बात तो भूल ही जाए सब, कि ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं और फेक एंट्रीज कर सकते हैं, ये सब गलत है। मगर ये चाहो कभी इंसिडेंट्स भी हो, सच हमेशा सच्चाई की फतह होती है, बस ये याद रखें, आप बच भी सकते हो। इंसिडेंट हो गया, अब आप बताओ ना कि आप, वो हो सकता है आपको कुछ गाइड कर दें, ऐसे बचो। आप 1 घंटा छुपा के क्या करोगे, हो गया ना, बंदे मर गए 16। देखिए वो तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। एक ज़माना था कि 6-6 महीना टैंकर्स पे रहते थे, फिर उन्होंने ये कर दिया कि 4 मंथ्स ऑन 3 मंथ्स ऑफ। बहुत अच्छी कंपनी 3 महीना जहाज पे रहती हैं, रखते हैं बंदों को टैंकर्स पे। अच्छा कार्गो पे थोड़ा ज़्यादा होता है। कार्गो का एडवांटेज ये होता है कि आप 6-6 महीना जब जहाज़ पे रहते हैं तो फिर आपको पोर्ट मिलती हैं। 10 दिन जहाज़ कार्गो लोड कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो आप बर्थ पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आप दुनिया भी देख रहे होते हो, जनरल कार्गो, बल्क कैरियर्स पे, ठीक है ना। कंटेनर्स पे, टैंकर्स पे ये टाइम कम होता है, क्योंकि 1-2 दिन के लिए आप स्टे कर रहे होते हो। अब जाहिर सी बात है, आपके 10 तरह के सर्वेज हैं, इंस्पेक्शन हैं, आप वो करवाओगे या घूमने जाओगे, तो इसलिए वो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं, 3 से 4 महीने का सर। नहीं, इसके बाद में वाक़ई होते हैं। आप जो हैं मतलब 45 के बाद आप 45 तक आप पायलट में भी जा सकते हैं। उसके अलावा शिपिंग एजेंट्स हैं, शिपिंग एजेंसीज़ होती हैं, शिप टेंडर्स की जॉब्स होती हैं। आप मैरीन सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, मरीन मैनेजर बन सकते हो, डायरेक्टर बन सकते हो। मगर ये कि बास कंपनी जो है आजकल बड़ा उन्होंने मतलब पंजेंट स्ट्रिंजेंट रूल निकाला हुआ है कि 50 साल में कैप्टन चीफ इंजीनियर। देखिए मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर, कप्तान, ये वो लोग होते हैं जितना एक्सपीरियंस, उन्होंने सब चीज़ें देखी होती हैं। 50 साल के डॉक्टर का ये मतलब थोड़ी है कि वो 30 वाले से अच्छा, देखें 50 वाला ज़्यादा अच्छा होगा, उसने ज़्यादा तजुर्बा होगा, उसने ज़्यादा लोगों को डील किया होगा, 30 यंग डॉक्टर होता है। इसी तरह से एक 50 साल का कप्तान है तो उसने 20 साल कमांड कर ली होगी। 30 साल वाला पहली दफ़ा कप्तान आया होगा, तो जो जिसने 20 साल कप्तान है उसने सारे मतलब इमरजेंसीज देखी भी होंगी, तो वो अभी 5-6 साल और चल सकता है, 60 साल तक तो चल सकता है ना। क्योंकि देखें उसको फिजिकल काम कम करना है, उसको आइडियाज़ देने हैं, सीनियर्स को आइडियाज़ ज़्यादा देने हैं। उसके पास तो 30 आदमियों का अमला है, उनसे काम कराएगा। देखिए एक्शन जो है इसमें IMO 2030 का एजेंडा क्या है, एक्शन बाय ऑल कंट्रीज फॉर द सेफ्टी एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। ये क्यों हुआ था, ये पेश किया गया था 2020 में, जब ये आपका कोविड आया था।
तो कोविड की वजह से वो साल ज़ाया हुआ और 19 भी ज़ाया हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि हम जो है अपनी फ्यूचर की डेवलपमेंट ऐसी रखेंगे और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेंगे ब्लू इकोनॉमी से, कि समंदर जितनी बहुत सारी कंट्रीज़ को उन्होंने ये सजेशन दी थी कि हमारे साथ मिल बैठ कर बैठें और ब्लू इकोनॉमी जिसमें आपका बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और समंदर से हम मैरीटाइम एनर्जी, इन सब चीज़ों से हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठाएं। तो ये IMO 2030 का एजेंडा है और ये जो कि रिलेटेड टू ब्लू इकोनॉमी भी है। ये जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, शिपिंग में दो चीज़ें हैं, एक MBA है, एक MBO है। जो आप मुझसे सवाल पहले भी किया था, MBA जो है लोग क्या करते हैं, कप्तान बनने के बाद मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में MBA करते हैं, कोई शिपिंग की मार्केटिंग में MBA करता है, कोई शिपिंग की एंटरप्रेन्योर में MBA करता है। MBO जो शिपिंग में है ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जहाज़ पर 16 पॉइंट्स होते हैं जो कि हम इनको फॉलो करते हैं। इसमें जैसे अप्रेजल है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन करना, मॉनिटरिंग, फिर हम क्या करते हैं उसको देखते हैं, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कोऑपरेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, इनोवेटिंग, स्टाफिंग, सुपरवाइजिंग, सही, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे लिए। इसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइजन, और कभी कभी हम ये देखते हैं कि अगर हम सुपरवाइजन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या वजह, तो कोई बंदा अगर ख़राब है तो फिर हम डायरेक्ट डील करते हैं। फर्स्ट के लिए हमारा चीफ ऑफिसर सही नहीं है तो हम चीफ ऑफिसर को बोलते हैं बेटा तुम दूसरा काम करो, फिर हम बोसन से, पंपमैन से या जूनियर ऑफिसर से डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट डील करते हैं। देखिए पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सेटबैक है कि हमारे साथ जो है हमेशा से इशू रहा है वीज़े का। ऑल कंट्रीज़ दूसरी करते हैं कि वीज़ा एक मामूली सी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी इशू है। क्योंकि देखें अगर फर्स्ट कर लें मेरी ज्वाइनिंग है 4 दिन बाद, और एक वही है जैसे बांग्लादेश का बंदा है, इंडिया, उसको तो वीज़ा मिल जाएगा 2 दिन में, वो जहाज़ ज्वाइन कर लेगा। अब मेरा वीज़ा अगर फंस गया तो उससे कितने आदमी मुतासिर होंगे। मैं कप्तान हूँ, जहाज़ रुक जाएगा, जहाज़ का चार्टर्स, ब्रोकर, ओनर, सप्लायर, 10 लोग जो हैं फंस जाएंगे। पाकिस्तानियों को लेते हुए लोग ये डरते हैं कि भाई ये लोगों को वीज़ा देर से मिलता है। अभी मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ कि C1D वीज़ा मैंने लेने गया, मेरी सब चीज़ें क्लियर थी। B1 B2 वीज़ा लेने गया, अरे इंक्वायरी होती होती 1 साल लग गया सर। अभी वही इंडिया वाला है उसको ठग से वीज़ा मिल जाता है, मेरा वीज़ा भाई ये चेक हो रहा है, ये चेक हो रहा है। अभी कोई गलत काम नहीं था, सब चीज़ क्लियर थी। क्लैरिफिकेशन भाई ठप्पा लगा हुआ है पाकिस्तान से या 1 साल बाद C1D B1 B2 वीज़ा मिला। अब आप बताएं मेरी जॉब में डिले हुआ, ठीक है मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने डिले नहीं किया, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे जो हैं वो चाहिए, जैसे हमारे शिपिंग मिनिस्टर्स हैं, ठीक है सर, हमारे ये शिपिंग मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, इन सब में एक अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए जो कि थोड़ा सा फुकदान पाया जाता है। शिपिंग मिनिस्टर्स को, फॉरेन मिनिस्टर को बैठना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इंडिया है, ठीक है, मोदी साहब जो हैं देखिए वो फॉरेन मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं, अंडमान आइलैंड्स का डिस्कस हो रहा है, वहाँ के बारे में, वहाँ के प्लान्स पर डिस्कस हो रहा है, निकोबार आइलैंड्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो मतलब हमारे जो है वो चाहिए। और अगर फर्स्ट करें शिपिंग मिनिस्टर है, उसका ताल्लुक शिपिंग मिनिस्ट्री से नहीं भी है, तो हमारे पास मैरीटाइम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कैप्टन अनवर शाह, कैप्टन अजमल महमूदी, बहुत से लोग हैं जो कि बहुत शोर पे एक्सपर्ट्स लोग हैं। उनको चाहिए कि मतलब शिपिंग मिनिस्टर का साथ दें, मगर देखिए पहल तो शिपिंग मिनिस्ट्री को करनी पड़ेगी ना, उनको चाहिए कि इनसे कांटेक्ट करें, ठीक है सर। देखिए ये मैं आपको बता रहा था कि जहाज़ पे जो है ना, ये हमारे पास 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है सेफ्टी ऑफ द शिप, सेफ्टी ऑफ द क्रू, सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है सर। इसी तरह से सिक्योरिटी ऑफ द वेसल, सिक्योरिटी ऑफ द क्रू एंड एनवायरनमेंट। हमारे पास इसके मुख्तलिफ कोड हैं। जैसे आपके किनारे पर होता है ISO कोड, हमारे पास होता है ISM कोड कहलाता है, इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड फॉर सेफ्टी ऑफ द शिप। हमारे पास इसकी 16 क्लॉजेस हैं। इसी तरह से ISPS है। ISPS क्या है, ये 9/11 के इंसिडेंट के बाद, पहले तो लोग ले जाते थे, आए मेरे दोस्त को, मैं आपको ले जाता था, जहाज़ पे ले जाओ चलो, मगर 9/11 के इंसिडेंट के बाद ये बड़ा मुश्किल हो गया। सिक्योरिटी पासेस चाहिए, कंपनी का परमिशन चाहिए, लेटर बनेगा, समझ गए सब, बॉम्ब थ्रेट्स हो सकता है। तो ये जो है हमारे पास 16 में चैप्टर 11 में बड़ी डिटेल्स है, और इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ कोड्स हैं। ये सब चीज़ें हुई क्यों, देखिए ये हुई इसलिए कि देखिए दुनिया में ये जो इतने कन्वेंशन वगैरह आए हैं शिपिंग में, बड़े डिजास्टर्स हुए हैं हमारे पास। जैसे टाइटैनिक का डिजास्टर हुआ, जब टाइटैनिक का डिजास्टर हुआ तो हमारे पास एक बुक इंट्रोड्यूस हुई थी, इसको कहते हैं सोलास सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। उसमें आपके बेतहाशा चैप्टर्स हैं। सेफ्टी से 16 में आपका शिप कंस्ट्रक्शन के बारे में है, फायर फाइटिंग के बारे में, लाइफ सेविंग के बारे में है, स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है सब। इसी तरह से ये इंग्लैंड में जहाज़ का हादसा हो गया, तेल समंदर में बह गया, उससे मार्कोल आया, ठीक है सब। इसी तरह से पहले ज़माने में जब पायरेसी और रॉबरी होती थी तो उस ज़माने में एक कन्वेंशन होता था SOA, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, मगर इसको सुपरसीड कर दिया ISPS ने। ISPS हुआ था 9/11 के बाद। इसी तरह से पहले जहाज़ होते थे सिंगल हल, 1 स्किन के, मगर एक जहाज़ का डिजास्टर हुआ था प्रिंस विलियमसन
कनाडा आपका ये मतलब नॉर्थ अमेरिका में, जिससे पूरा तेल बह गया समंदर में और बहुत ही इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ, ठीक है सब, एक्सॉन वेल्डिस, तो उसके बाद से जहाज बनने शुरू हो गए डबल हल। इसी तरह से बेतहाशा इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ी और मुख्तलिफ किस्म के प्रोटोकॉल्स, मुख्तलिफ किस्म के कन्वेंशन आए, जो कि शिपिंग में आपको पता है कि आप दुनिया का 71% हिस्सा पानी है, 29% हिस्सा आपका खुश्की है। अब खुश्की पे आपका हवाई जहाज़ और रेल और बाकी चीज़ें, समंदर इतना है, तो जाहिर सी बात है जब 71% समंदर है तो हादसा भी ज़्यादा ही होंगे ना सब, इसलिए कन्वेंशन वगैरह कोर्स ये सब हमारे ज़्यादा हैं और जगह के मुकाबले में। देखिए टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लोग जो है टाइम को अहमियत नहीं देते हैं। जूनियर्स में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका रेस्ट टाइम भी है, मगर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए मैं मशवरा देता हूँ अपने जूनियर्स को, फ़र्ज़ करने अगर वो 3rd ऑफिसर हैं, उनको आगे 2nd ऑफिसर के रैंक पे काम करना है तो अपने आगे वाले रैंक का काम सीखें, रोज़ाना 1-2 घंटा अपना दें। देखिए ये वक्त है जिसको आप कभी दोबारा ख़रीद नहीं सकते, और ये आप समझें कि देखिए आप अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करें। आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको अगर कंपनी ने 4 घंटे दिए हैं तो ये मतलब नहीं आप 4 घंटे यूटिलाइज़ करें, आप 1 घंटा यूटिलाइज़ कर लें, आप बाकी अपनी स्टडी पे तवज्जो दें। क्योंकि देखिए जहाज़ की जॉब जो है आम जॉबों से बड़ी डिफरेंट है। उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती कि आपने रट्टा मार लिया, एग्जाम पास कर लिया। आपसे जो आप प्रैक्टिकल काम करते हैं उसकी बेतहाशा पूछगिछ होती है। इसीलिए जो कुछ आप कर रहे होते हैं वही चीज़ पढ़ाई में भी होती है। अब फर्ज कर लें आप एक लाइव बोट है उसको लोअर कर रहे हैं, तो अगर आपने एक दफ़ा लाइव बोट लोअर होते हुए देख ली कि आपने प्लग टाइट किया, आपने पेंटर पास किया, आपने बाउजिंग टैकल्स किया, तो आप उसको खुद इंग्लिश में लिख सकते हैं। वही आपसे ओरल में पूछेगा, वही एग्जाम में पूछेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अपने ऑफ टाइम में आप अपने बुक रीड्स करें, और जब प्रैक्टिकल करें और बुक रीड करें आप उसको लिखें। क्योंकि देखें आप डिमॉन्स्ट्रेशन करोगे और जब लिखोगे, पढ़ोगे और जब फाइनली किसी को टीच कर दोगे तो आप उस चीज़ के मास्टर बन जाओगे सर। देखिए शिपिंग जॉब का मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगले रैंक का काम सीखना होगा, और दूसरा ये कि ऑफ टाइम के अंदर आप जो है अपने सीनियर को बोलें कि वो आपको चांस दें। फर्स्ट के लिए आप 2nd ऑफिसर हैं, आप कार्गो डिस्चार्ज करने का काम चीफ ऑफिसर को है, तो आप चीफ ऑफिसर को बोलो कि मैं आपका स्टे करूंगा, मैं आपकी स्टिपिंग करवाऊंगा, मैं स्टे करूंगा। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने 5-6 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। मैंने भी यही किया था। देखिए जो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। What you perceive you receive, अदरवाइज जो है आप पीछे रह जाओगे। जिंदगी की दौड़ में अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी की दौड़ को ताबिंदा दरख्शा आदम की सरहदों से मिला दें, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखिए एटीट्यूड डिसाइड योर लाइफ। फिनिश। देखिए पाकिस्तान का या इंडिया के, मैं दोनों का बताता हूँ, ये थोड़े टफ हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए बाहर भी हमने एग्जाम्स दिए हैं। हमारे जैसे से फर्स्ट करने स्टेबिलिटी का एक पेपर था, तो जब हमने 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स के एग्जाम दे दिए थे तो अगली दफ़ा वो 4 चैप्टर्स हमसे नहीं किए गए थे, अगले 4 चैप्टर्स ही किए गए थे, और फिर अगले। अब यहाँ पर ये कि पूरे 12 किताब का एक ही दफ़ा एग्जाम हो जाता है। मगर मैं आपको ये बताता हूँ उसमें क्या फ़ायदा, इसमें क्या नुकसान है। देखें ये है मुश्किल, वो आसान है, मगर हमने उसमें ज़्यादा सीखा। क्योंकि देखिए 4 चैप्टर से हमने उन 4 चैप्टर्स में दबा के हमने प्रैक्टिकल सीखा, वही 4 चैप्टर से आगे नहीं बढ़े, उसी के अंदर हम डीप में घुस गए। आपको मैं सही बता रहा हूँ। फिर अगले 4 में हम भूल गए, मगर हमको पता है कि वो कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से कि वो जो सेमेस्टर सिस्टम होता है जिसमें आपके 4-4 चैप्टर्स के एग्जाम दिए जा रहे हैं, उसमें आदमी ज़्यादा सीखता है बनिस्बत इसके कि आपके एक दफ़ा पूरी किताब के एग्जाम हो। जी देखिए मैं आपको ये बताया था कि आम जॉबों से मुकाबले में हमारी जॉब में रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए कभी भी अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा टफ जो है वो मिलती है मैरिनर्स को, क्योंकि मैरिनर्स का रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए जहाज़ पे आग लगने का खतरा है, कोलिजन है, ग्राउंडिंग है, फिर ये कि जहाज़ जब कामसी में आया तो सिक्योरिटी पायलट बहरी कज़ाक खड़े होते हैं, तो आपकी डेथ के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, औरों के मुकाबले में इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमारे को हर इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे को एक तरीका होता है कि उसकी पहले एक रिस्क मैनेजमेंट करें, रिस्क असेसमेंट करें। फर्स्ट कर लें एक इक्विपमेंट है, हमें यूज़ करना है, ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि हमको उसमें कितनी सेफ्टी चाहिए, कितनी ज़्यादा मतलब हमारे लिए अनसेफ है। आप समझ गए ना सब। नॉर्मल इश्यूज़ हैं, ट्राइवल इश्यूज़ हैं, या हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, तो फिर हम अपनी कंपनी से डिस्कस करते हैं कि भाई ये रिस्क है, हमको इसको कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है। देखिए मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जिसका भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ताल्लुक है रिस्क से, क्योंकि SIRE जो है ये आपका वेटिंग इंस्पेक्शन होता है जो कि डील करते हैं जहाज़ों की रिस्क से। फर्ज करने आपका जहाज़ है वो सेफ़ है, ठीक है सब,
पीएससी ने आके आपको जहाज़ का सर्टिफिकेट दे दिया, पोर्ट स्टेट कंट्रोल ने, फ्लैग स्टेट ने, कि जहाज़ पूरा सेफ है। मगर साइड इंस्पेक्टर आया, उसने देखा कि जहाज़ में छोटे छोटे रिस्क के बहुत से इश्यूज़ हैं, ठीक है सर, कुछ चीज़ें हैं वो हाई रिस्क की हैं, तो वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन डालता है। उससे क्या होता है कि जब आप किसी टर्मिनल पे जाते हो तो फिर वो टर्मिनल आपको नहीं लेता है, वो बोलता है कि आप अपना ये इक्विपमेंट ठीक करवाएं, ये काम ठीक करें। क्योंकि देखें सायर का जो डायरेक्ट ताल्लुक है, अब तो सायर 2.0 आ गया है, इसमें वो टैब लेकर आता है। पहले क्या होता था, एक ज़माने में साइड इंस्पेक्शन जब होती थी तो उसमें क्या होता था कि गलती हो जाती थी, चलो भाई सेटिंग कर लिया आपने, पास कर लिया। अब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी साथ हो रही होती है टैब से, अब आपके पास गलती के चांसेस कम है। अगर आपकी गलती हो गई तो वो रिकॉर्ड में आ जाती है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क असेसमेंट जो है अब ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है जहाज़ों में। STCW, देखिए STCW बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग एंड वॉच कीपिंग, ठीक है सब। और इसी का एक हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस भी हुई थी पहले 2001 में, स्टेम कहते हैं सीफेयरर्स ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड मैनिंग, ठीक है सर। ये मुख्तलिफ ममालिक में इसकी कॉन्फ्रेंस होती है। देखिए ये मुख्तलिफ किस्म के कन्वेंशन हैं और हमारे यहाँ ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कन्वेंशन है। बेसिकली ये कन्वेंशन डील करता है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास जो लाइसेंस है, आपके पास ऑयल टैंकर की इंडोर्समेंट है या केमिकल की है, इसके लिए आपको कौन सा कोर्स करना है, कितने महीने का सी टाइम चाहिए। फर्स्ट करने एक आदमी है, चीफ इंजीनियर है, अब उसने क्या किया, 5 साल तक जहाज़ पे गया ही नहीं, कपड़े का कारोबार किया। अब उसका ये मतलब थोड़ी कि दोबारा जहाज़ पे नहीं रह सकता है, वो जा सकता है, उसको अपना एक रिवैलिडेशन कोर्स करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री का लाइसेंस है, हो सकता है 15 दिन का हो, कुछ शॉर्ट कोर्सेज की रिवैलिडेशन कराएगा, चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसका ताल्लुक होता है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ वॉच कीपिंग, और इसी की एक शाख है स्टेम 2001। देखें ये MLC 2006 मैरीटाइम लेबल कन्वेंशन, देखिए मुख्तलिफ किस्म के कन्वेंशन हैं। सब कन्वेंशन जो हैं वो IMO से निकले हैं। यूनाइटेड नेशन की जो गवर्निंग बॉडी है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के सेफ्टी सिक्योरिटी के निकले ये वाहिद कन्वेंशन है जिसको आप बोलते हैं ILO। ये जो ILO से जो निकला, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके समझते होंगे आप, मे डे वगैरह लेबर वगैरह से है, उससे एक कन्वेंशन निकला है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि लोग आपसे कितना मतलब क्या आपको धोखा दे रहे हैं। फर्स्ट करें आपका कंपनी में एक लाइसेंस बनवाना है, उसकी पेमेंट कौन करेगा, जहाज़ पे आप रह रहे हैं क्या उसकी अकोमोडेशन सेफ़ है या नहीं है, आपको खाने को सही मिल रहा है, क्या जहाज़ पे रहने के लिए नॉइस लेवल सही है या नहीं है। मैरीटाइम लेबल कन्वेंशन है और ये जो है 2006 का इम्प्लीमेंट हुआ था। 2013 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। बहुत सी कंट्रीज़ है उसने रेटिफाई नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि MLC रेटिफाई जब होता है उसके लिए खाली हुकूमत, ओनर्स, एजेंसीज सबको मिल बांट के बैठना पड़ता है। खाली ये नहीं है कि DG पोर्ट्स एंड शिपिंग ने साइन कर दिए और आपका MLC रेटिफाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका तरीका ये होता है कि सारे बॉडीज़ को बैठना पड़ता है। बाज़ जगह तो ये है कि चलो भाई DG ने साइन किया, एग्जामिनर ने किया, ऐसा, मगर ये वाहिद है। MLC बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका पूरा ताल्लुक सीफेयरर्स से होता है, उनकी तनख्वाहों से होता है, तो इसलिए MLC में काफ़ी लोगों की दस्तखत की ज़रूरत होती है रेटिफाई के लिए। देखिए पोलर कोड क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जहाज़ जो है आपको पता है एंटार्कटिका में भी जाते हैं। अभी तकरीबन 2 साल पहले मैंने देखा था पोलारिस कोड, कोई जहाज़ था, वो अमेरिका से गया, पता नहीं कितने दिन के बाद, 100 दिन के बाद वो अंटार्कटिका गया। अंटार्कटिका में भी लोग जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च होती हैं। देखिए जब इस किस्म के जहाज़ होते हैं, पोलर कोड इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, क्योंकि देखें ये पोलर कोड जो है आपको ही पता है कि वहाँ पे ठंडक है, वहाँ पे आइस जमी हुई होगी, तो आइस वगैरह को कंट्रोल तो हर जहाज़ नहीं कर सकता है ना। आपके पास स्पेसिफिक शिप्स होने चाहिए जो कि पोलर कोड के हिसाब से होने चाहिए, आइस ब्रेकर्स लगे होने चाहिए, क्योंकि वो आपके समंदर के आप आइस को काटेंगे, अदरवाइज जो है आपका जहाज़ तो फिर स्टक हो जाएगा, आपका जहाज़ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसके लिए पोलर कोड इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में। देखिए मैंने जब पोलर कोड का डिस्कस किया था तो अब मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि ओशन एंड सीज एट रिस्क है क्या। देखिए दुनिया में इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही है, सबको पता है इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही है, कहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है, कहीं ठंडक ज़्यादा हो रही है। हो क्या रहा है कि ये जो गर्मी ज़्यादा हो रही है, आपने सुना होगा कि इंग्लैंड के टेम्परेचर जो एकदम गर्म हो गए थे। हो ये रहा है कि यहाँ पे अटलांटिक की मुख्तलिफ जगह की आइस पिघल रही है, और जो इलाके सतह समंदर से करीब हैं, जैसे अब आपका कराची है, बम्बई है, क्या होगा, ओशन की सतह बुलंद होगी तो वहाँ पे आप पानी आने का भी खतरा है।
इसीलिए कोस्टल एरियाज खाली करा दिए जाएंगे। आपको ही पता होगा इस साल आने के चांसेस थे। तो ये ओशन एंड सीज एट रिस्क थे, जिससे समुद्र की सतह 3 से 4 फीट ऊंची बुलंद हो सकती है। और मतलब ये रिस्क है जो कि मतलब ये कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करी है और ये बताया है कि मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस वगैरह से समुद्र की सतह बुलंद हो रही है और पानी जो है, बर्फ जो है वो पानी में तब्दील हो रहा है। देखिए, जहाज़ की इंश्योरेंस के लिए ज़रूरी है कि आपका जहाज़ जो है उसकी एक क्लास हो। मुख्तलिफ क्लास है, NYK, NK और आपका BV है, लॉयड्स है। देखिए, अगर आपकी क्लास नहीं होगी तो आपके जहाज़ को इंश्योरेंस नहीं मिलती है। और देखिए, फ्लैग, हर जहाज़ का एक फ्लैग होता है, ठीक है सब। अभी फ्लैग का जिक्र किया तो मैं आपको FOC भी बता देता हूँ। उसमें एक होता है फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। जब पाकिस्तान है वो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस नहीं है, वो अच्छा फ्लैग होगा। इंग्लैंड अच्छा फ्लैग है। फ्लैग ऑफ अनकन्वीनियंस उसे कहते हैं, जो कि सस्ता फ्लैग होता है। फ्लैग के पास क्लास से ज़्यादा पावर होती है। फ्लैग जो है आप कुछ भी कर सकता है। लोग ये समझते हैं कि क्लास के पास पावर होती है, सारी पावर्स आपकी फ्लैग के पास होती है। तो फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस चीप लेबर ले सकता है, कम पैसों पे तनख्वाह रख सकता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात ना? इसको आप बोलते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। मिसाल के तौर पे पनामा हो गया, बरमूडा हो गया, लाइबेरिया हो गया, पलाव हो गया, ये हल्के होते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि GP3OS की इसकी ट्रेनिंग्स होती है। हमारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, अब मार्वल शिपिंग्स हैं, उनका प्लान भी है कि वो करवाएंगे। तो GP3 से ये होगा कि लोग जो है जो मतलब ये गलत काम कर रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट, हाँ, अगर हमारे पास जॉब्स की प्रोडक्शन हो तो मेरा तो मशवरा ये है कि जो जॉबलेस अफराद हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, वो कम से कम GP3 का कोर्स करके कम से कम समुद्र में तो आ जाए। देखिए, ये P&I क्लब्स, मैं आपको बताता हूँ कि जहाज़ की एक इंश्योरेंस होती है। हर जहाज़ की डिफरेंट इंश्योरेंस होती है। एक हल मशीनरी की इंश्योरेंस कहलाती है, एक होती है प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी डैमेज। फर्ज करने आप समंदर में जा रहे हैं, कोई चीज़ आपसे डैमेज हो गई, कार डैमेज हो गई, एग्जाम्पल है ताकि समझ में आसानी से आए, तो फिर आपकी एक इंश्योरेंस क्लेम होती है। तो हमारी होती है प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी 1/4, 3/4 हल मशीनरी इंश्योरेंस। इसी तरह से एक और होती है हमारी, जो कि बड़े बड़े VLCC ULCC के लिए होती है, FDD इंश्योरेंस कहलाती है, फ्रेट डेमोरेज एंड डिफेंस क्लब की इंश्योरेंस कहलाती है। तो ये मुख्तलिफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। उसका ये फ़ायदा होगा कि ये बहुत बड़ा पूल होता है। जैसे मैंने बोला फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस में आपकी 50 से ऊपर फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस है, तो इसमें भी आपके तकरीबन 25 P&I हैं। आपकी बड़े से बड़े इंसिडेंट हो जाएंगे, उसमें ऑयल पोल्यूशन भी हो गया, लाखों डॉलर होते हैं उसमें, ये सब P&I क्लब कवर कर देता है आपका। कलर ऑफ सीज के बारे में ये कहता हूँ कि देखिए, मैंने जो है सऊदी अरब की एक पोर्ट की थी, पेट्रो राबिख और राबिख। वहाँ पे एक ही जगह पे मैंने वाइट पोर्ट थी मेरी ज़िंदगी की, जहाँ पे मेरे को 6-7 डिफरेंट कलर के पानी मिले। ग्रीन भी मिल रहा है, ब्लैक भी मिल रहा है और ब्लू भी मिल रहा है। तो जब करीब जाके देखा तो देखा ये देखिए वहाँ पे क्या होता, क्या ये समंदर में फर्स्ट करें बारिश हो रही है, अगर आप कचरा फेंकने एकदम कलर चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल चीज़ नहीं हो रही है। होता ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब चेंज होती हैं मुख्तलिफ जगहों की, तो आपका कलर ऑफ सीज भी चेंज हो जाता है। ठीक है सब, आप रेड जो है येलो मिला दें, ग्रीन बन जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ उस जगह की चेंज होती है। अब आपको ये बताते हैं कि जैसे समंदर का पानी है, कहते हैं लोग क़यामत आएगी, जब ये रेजोनेंस पैदा होगी एक, तो H2O अलग हो जाएगा। आप एक बीकर लें, उसमें आप पोटाशियम डाल दें, ठीक है सब, उसमें आप सोडियम डाल दें, थोड़ी देर के बाद जो क्या होगा, आग पैदा हो जाएगी। वही है, एक जगह पिंक कलर हो जाएगा, एक जगह ऑरेंज कलर हो जाएगा, एक जगह जो है लाइट पर्पल कलर हो जाएगा, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो ये सब चीज़ें मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज से होती हैं और इसको हम बोलते हैं मेरीन साइंसेस, और इसका ताल्लुक मेरीन इकोसिस्टम से होता है। आपको ही पता है कि ये जो हमारा ब्लू इकोनॉमी है, उसमें हमारा इस बात का तस्करा है कि हम अपने इकोसिस्टम को अलग अच्छा करें, चेक करें कि समंदर की जो मतलब प्रोडक्शन है वो मतलब कम हो, प्लास्टिक कम से कम फेंकें, ताकि जो समंदर कम से कम पोल्यूशन होगा तो चीज़ें कम से कम मतलब वहाँ पर मरेंगी सब। देखिए सब, मैं आपको इसी भी कहूँगा कि शिपिंग में जो है ना लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कप्तान को या चीफ एयर को जो है ना अपनी पूरी टीम को लीड करना होता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, देखिए लीडरशिप इज़ आर्ट, लीडरशिप इज़ नॉट अ साइंस। आप ये कह सकते हैं कि जैसे सीनियर रैंक पे एज ए कप्तान है, आप मैनेजर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, इज़ अ साइंस है, मगर लीडरशिप के बारे में फाइनली यही कहूँगा कि उसको बड़ी डिप्लोमेसी से, डीलिंग विद डिप्लोमेसी से, अच्छे कोऑर्डिनेशन से, सबके साथ कोऑपरेशन से काम चलाना है। और डिप्लोमेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि स्टडी ऑफ द ग्रेट लीडर शो द वेराइटीज़ ऑफ डाइवर्सिटी इन देयर स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। सो लीडरशिप फाइनली मैं यही कहूँगा, शिपिंग में भी और जहाज में भी इज़ अ टोटली आर्ट नॉट अ साइंस। देखिए LPG LNG के बारे में ये कहूँगा कि समंदरों में अब ये जो है ना गैस, आपको ही पता है कि कतर वगैरह ये तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब गैस हो गया है। तो अब ये कि गैस के जहाज़ ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें आपके दो तरह के हैं, हम लोगों के गैस को प्रेशराइज़ कर देते हैं,
सेमी प्रेशराइज, फुल प्रेशराइज। तो इसमें आपके हमारे पास मेम्ब्रेन टैंक्स होते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इस पे जो है ये थोड़ा इसमें रिस्क के चांस ज़्यादा होते हैं, रिस्क ऑफ लाइफ ज़्यादा होती है। इस पे तनख्वाहें आम टैंकरों से ज़्यादा होती हैं। जैसे ऑयल होता है, ऑयल के बाद केमिकल टैंकरों पे हज़ार ज़्यादा है तो तनख्वाहें उस पर ज़्यादा हैं। एलपीजी एलएनजी पे उससे ज़्यादा तनख्वाहें होती हैं। और ये अब इसका बूस्ट मतलब काफ़ी बूम चल रहा है और इस पर मतलब जॉब ज़्यादा हैं, लोग अभी भी इस फील्ड में लोग कम आए हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लोग इस बात को अहमियत नहीं देते हैं। और शिपिंग का जो दुनिया का जो बिज़नेस है, जो रिसर्च चली है, 80% से ज़्यादा शिपिंग बिज़नेस करता है। शिपिंग की कितनी कमोडिटीज़ हैं जो कि कंटेनर से आ रही हैं, आपकी जनरल कार्गो, बल्क कैरियर, तेल। अब आप ये देखें कितना तेल पाकिस्तान में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब शिपिंग ही से आ रहा है ना। फिर ये जो है आपके पीएसओ के आपके ट्रक्स हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो फाइनली तो आप ये समझे ना शाला। तो इसीलिए कि मैरिनर्स को जो है मतलब बड़े इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी, मतलब ये कि हमारी ज़िंदगी में सबके लिए मैरिनर्स जो होते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते हैं। अपनी लाइफ को एक तो घर से दूर भी रहते हैं, 6-6 महीना 8-8 महीना घर से दूर रहते हैं, इसीलिए उनको वेजेस वगैरह उनकी थोड़ी इसलिए अच्छी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी का जो लेजर आवर्स हैं वो आपके समंदरों में पूरी करते हैं। और अपने बच्चों से बहुत सी, देखिए मैं भी अपने बच्चों को बहुत सी खुशियाँ मैं नहीं देख सका। हो सकता है कोई फंक्शन होने वाला हो, आपकी वजह से तो फंक्शन नहीं रुकेगा ना। आप अपने फंक्शंस को डिले कर सकते हैं, 10 लोगों की फंक्शंस को आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो लेजर आवर्स आप करते हैं और समंदर की दुनिया जो है 80% जो है आपका बिजनेस है वो आपका सीमेंट करते हैं, सीफेयर्स करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एटीट्यूड देखें तो एटीट्यूड को अगर आप प्लस करें तो 100% बनता है। सिर्फ ये कहते हैं कि एटीट्यूड डिसाइड योर लाइफ, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। अगर आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क अच्छा होगा तो आप अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से अपनी ज़िंदगी में उस फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। आप ग्रेट एटीट्यूड तक जाएंगे। क्योंकि देखें, अगर आप इंथुजियाज्म आप में होगा, आप में पैशन होगा, आपका एटीट्यूड होगा, यू आर बिकम मास्टरपीस।